वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक इस दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। तो पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। इसे ही दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश, जिसको मामुलक वंश भी कह देते हैं या दास वंश भी कह देते हैं, तो यहाँ पे लिख रखा है गुलाम वंश, ब्रैकेट में लिख रखा है 1206 से लेके 1290 ईस्वी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए गुलाम वंश में सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। तो अब इसी के हिसाब से हम पढ़ते चले जाएंगे और आप सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गोरी का गुलाम था। इसे लाख वक्स भी कहा जाता है। लाख वक्स का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। आगे पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, ब्रैकेट में लिख रखा पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। और इसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद थी अजमेर में, उसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद इसकी मृत्यु जब हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसका गुलाम होता है इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश के बाद भी एक शासक बनता है, लेकिन वो इतना सफल नहीं हो पाता। तो इसलिए जब वो सफल नहीं हो पाता तो इल्तुतमिश एक मुख्य रूप में आता है, जो कि शासक अच्छा खासा बनता है। इसलिए सीधा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम इल्तुतमिश को पढ़ते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में शासक बना। वह बहुत ही योग्य शासक था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो पूरा करवाया था। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टक्का तथा तांबे का जीतल, इल्तुतमिश ने ही चलाया था। और इसी ने 40 दल की शुरुआत की थी। चलिए जब इसकी भी मृत्यु हो जाती है तो इसकी बेटी, जो कि रजिया सुल्तान होती है, वो शासक बनती है। तो रजिया सुल्तान प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, अर्थात शासक थी, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में की गई। उसके बाद ये गयासुद्दीन बलबन आ जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह मूल रूप से अल्बेरिया जनजाति का तुर्क था। बलबन ने फारसी नववर्ष, जो कि 9 रोजे थे, उनकी शुरुआत की। राज दरबार में सिजदा एवं पैलोस लिख रखा है यहाँ पे, जबकि ये पावोस होता है, प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। और इस बलबन ने ही वो 40 गुलामों की जो स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, उसने 40 दल के गुलामों की वो की थी शुरुआत, उसने इसको ख़त्म कर दिया था। आगे पढ़ते हैं अगला वंश, खिलजी वंश। तो एक खिलजी वंश जो है ये 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। तो इसमें जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी सबसे पहले शासक होते हैं। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने
1290 में की थी। इसने कील खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही कर दी थी। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना व स्थायी सेना रखने की नींव रखी। घोड़ा दागने व सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, जो कि विश्व प्रसिद्ध थी। उसने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा बनवाया। सीरी का किला भी उसी ने बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तबला व सितार का आविष्कारक उसने ही किया, अर्थात तबला व सितार का आविष्कार उसने ही किया। किसने? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को ही भारत का तोते ए हिंद कहा जाता है। अगला वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, जो कि 1320 से 1398 ईस्वी तक रहता है। तो तुगलक वंश में कौन कौन थे? तो देखिए इम्पोर्टेंट जो शासक रहे हैं इसमें उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए तुगलक वंश में सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक आते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने ही डाली। तो कह सकते हैं कि तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने डाली। वह 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का निर्माण कराने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नगर, जो कि एक नया नगर स्थापित किया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के गिरने से हुई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के गिरने से हुई। अब इसके बाद इसका एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक आता है। तो ये तो बहुत फेमस है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन की मृत्यु के 3 दिन बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ध्यान रहे कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, जो मूल नाम था, वो क्या था? जूना खां। गयासुद्दीन की मृत्यु के 3 दिन बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद देवगिरी को बनाया। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था एवं योग्य व्यक्ति था। ये क्वेश्चन कई बार आया होगा कि तुगलक वंश के वह कौन सा शासक था जो सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन इसे फिर भी पागल की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसने जो बहुत काम किए वो सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए इसको पागल की उपाधि भी कई इतिहासकारों ने दी है। उसने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए, लेकिन बाद में दोबारा चांदी के सिक्के चलवाए। उसने कृषि के विकास हेतु दीवाने कोही विभाग की स्थापना की। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो ये क्वेश्चन कई बार आया कि इब्न बतूता किसके कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो ये देखिए, पहली बात तो इब्न बतूता मोरक्को का था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत आया था। और इसने यहाँ पे 8 वर्ष तक काजी के पद पर भी रखा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन भी भेजा था एज ए राजदूत बनाकर। आगे बढ़ते हैं। जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी को उसने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को थट्टा के निकट गोडाल में हुई। इसके शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। तो देखिए, जो इधर उत्तर
भारत में, तो मोहम्मद बिन तुगलक का काल था। उसी टाइम पे दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की जो नींव डाली थी वो हरिहर और बुक्का ने डाली थी, और हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव 1336 ईस्वी में डाली थी। और ये विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य के हम्पी जगह पर था। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद ये फिरोज शाह तुगलक आया, ये भी बहुत फेमस रहा इस तुगलक वंश में। मोहम्मद, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा, कई बार, इतनी बार पूछा गया ये पेपर में कि वह कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। तो ये ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था, और ये फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का ही शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने कई नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की। ये अभी तो पेपर में भी आया था यूपी पुलिस के में एक बार कि ये जौनपुर की स्थापना किसने की। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है, जिसको फिरोज तुगलक यहाँ लिखा गया है तो ध्यान रखेंगे। जौनपुर की स्थापना के साथ साथ हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फैताबाद के साथ साथ जौनपुर तो इन्होंने स्थापित किया ही किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के चलवाए, जिसे अद्धा एवं बिख कहा जाता था। फिरोज तुगलक के समय में दास प्रथा को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। फिरोज तुगलक के समय में दास प्रथा को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। उसके यहाँ गुलामों की संख्या लगभग थी, ये 1,80,000 थी। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई, अर्थात फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। अब तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के काल में एक सैयद वंश आता है। इस सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक था। तो इसमें पहला शासक जो था वो था खिजर खां। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिजर खां ने की। उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। कौन? खिजर खां जो था ये तैमूर लंग का सेनापति था। खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के चौथे पुत्र शाहरुख को कर बेचता रहा। तो खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के चौथे पुत्र शाहरुख को कर बेचता रहा, मतलब टैक्स देता रहा। वो तैमूर के चौथे बेटे को, जो कि उसका चौथा बेटा था तैमूर का शाहरुख, उसको ये टैक्स देता था नियमित रूप से। कौन? खिजर खां। खिजर खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हुई। उसके बाद ये मुबारक शाह आता है इसी वंश में। तो खिजर खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान बना। उसने दिल्ली का सुल्तान बनते ही मुबारक शाह की उपाधि धारण की। खिजर खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान बना। उसने दिल्ली का सुल्तान बनते ही मुबारक शाह की उपाधि धारण की। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही करवाई थी। उसकी हत्या 1334 ईस्वी में षड्यंत्र के तहत कर दी गई। उसके बाद मोहम्मद शाह आया। मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था, जिसे अमीरों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन कई बार आया कि मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह जो गद्दी पर बैठा उसको किसने गद्दी पर बैठवाया था? तो ये बैठाया था किसने? अमीरों ने। तो मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था, जिसे अमीरों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आया। आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद ये लोधी वंश आते हैं। इस लोधी वंश के बारे में पढ़ते हैं। लोधी वंश ज़्यादा बड़ा वंश इतना नहीं है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक था, और इसके बारे में पढ़ते हैं।
इस लोधी वंश के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। लोधी लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया। बहलोल लोधी ने ही जौनपुर को, यानी ही नहीं लेकिन बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया और बहलोली सिक्के चलाए। ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन आता है कि बहलोली सिक्के किसने चलाए, तो बहलोल लोधी ने ही चलाए थे ये सिक्के। इसके बाद सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी जो होता है, ये भी इसी से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सिकंदर लोधी 1489 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका मूल नाम निजाम खां था। सिकंदर लोधी ने भूमि माप के लिए 30 इंच का एक नया पैमाना गजे सिकंदरी चलाया। कई बार क्वेश्चन आए कि गजे सिकंदरी पैमाना किसने चलाया, तो गजे सिकंदरी नामक पैमाना जो होता है ये सिकंदर लोधी ने ही चलाया था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आगरा नगर की स्थापना अर्थात आगरा की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोधी ने की। कब की? 504 ईस्वी में की। और 1504 में आगरा नगर, या जिसे आगरा कहते हैं, उसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने ही की थी। इसके बाद ठीक 2 साल बाद इस सिकंदर लोधी ने इस आगरा नगर को ही अपनी राजधानी बना लिया था। चलिए, उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। अब आता है इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम लोधी ने न केवल लोधी वंश का अपितु पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। कह रहे हैं कि इब्राहिम लोधी न केवल लोधी वंश का अपितु पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया। इसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इसी युद्ध में कौन से? इस 21 अप्रैल 1526 के प्रथम पानीपत के युद्ध में ही जब इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया, तो इसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई तथा बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली और यहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। चलिए देखिए, ये जो मैंने जितने भी पॉइंट्स इसमें पढ़े हैं, ये सारे के सारे मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े हैं। और दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश पढ़े, जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुम्हारा तुगलक वंश आया। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये 5 वंश इसमें मुख्य रूप से पढ़ने को मिले हमें। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ से कि मुख्य रूप से 5 वंश हमने पढ़े हैं इसमें। एक ये गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, ये सैयद वंश भी है। चौथा सैयद वंश, 5वां लोधी वंश, और ये टोटल इस प्रकार हमने ये 5 वंश पढ़े हैं। और यही 5 वंश दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से गिने जाते हैं। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से कौन कौन से वंश आते हैं? यही गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 वंश मुख्य रूप से आते हैं। तो इस वीडियो में
इतने ही थे। जो भी हमने ये सब पढ़ा, ये एक तरीके से सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रहे कि जो हमने पढ़ा है उसे एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो बेटर होगा, ताकि जब हम रिवाइज़ करेंगे तो वो हमारे दिमाग में रिकॉल रहेगी और हम परीक्षाओं के लिए हमेशा प्रिपेयर रहेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में आज हमने दिल्ली सल्तनत को जाना। फिर मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।